वेलकम टू चैनल ई पाठशाला, जहां आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। इस टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक परिदृश्य, मतलब जियोग्राफिकल इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया का ज्योग्राफी कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले हम भारत के नाम से ही। तो जैसे कि आप सबसे पहली स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैप है और इसके हमने कई सारे इसमें एरो लगा रखे हैं। मतलब कि इंडिया को जितने भी नामों से बुलाया जाता है, हमने वो सारे नाम इसमें मेंशन किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर इंडिया, उसके बाद भारत, फिर हिंदुस्तान, फिर आर्यव्रत और जम्बूद्वीप, जिसमें से इन दो नामों का शायद ये हैं आर्यव्रत और ये जम्बूद्वीप, इनका प्रयोग बहुत कम ही होता है क्योंकि ये प्राचीन टाइम में ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। लेकिन अब हम इंडिया और भारतवर्ष का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि भारत को जो ये नाम है ये किसने दिए। मतलब किसी ने इनका नाम ये दिया ही होगा। भारत में प्राचीन काल या पुरानी सदी से हम देखते आए हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर आकर बसे, हम पे शासन किया। तो उन्होंने इंडिया को अलग अलग तरीके से अपने उसके हिसाब से नाम दिए थे। तो आइए देखते हैं कि किसने क्या नाम दिया। तो भारत को आर्यव्रत जो नाम है वो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रखा गया था। मतलब प्राचीन काल में जब उत्तर भारत में जो आर्य बसे थे उनके नाम पर भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा था। फिर अब आते हैं भारत। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा जो भरत थे उनके नाम पे जो इसका नाम है वो भारत पड़ा था। फिर हम आते हैं इंडिया। तो इंडिया नाम जो है वो ग्रीक्स ने या फिर यूनानियों के द्वारा दिया गया था। और रही बात हिंदुस्तान की, तो ये नाम ईरानियों के द्वारा इंडिया को मिला है। जम्बूद्वीप की अगर हम बात करें तो पुराणों में या फिर बौद्ध काल में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं या देखने को मिलता है कि जम्बूद्वीप भारत को पुराणों के काल या बौद्ध काल में कहा जाता था। तो ये सारे हैं इंडिया के नाम और ये हैं उसके विभिन्न नामों के स्रोत। तो अब आगे बढ़ते हैं, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति व विस्तार जानते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का भाग है। मतलब एशिया महाद्वीप, जैसे कि हम इमेज के थ्रू समझते हैं, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, और जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप का एक भाग है, जैसा कि आप ये यहाँ इमेज में देख रहे हैं, जो ये रेड कलर से हमने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर आते हैं विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, और कहीं कहीं पे ये उत्तरी गोलार्ध भी लिखा होता है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको बीच से ऐसे किसी भी मैप को स्टार्ट करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम इसके दिशाओं के उसमें जाते हैं तो ये हो जाती है उत्तर दिशा, और ये नीचे हो जाती है दक्षिण दिशा, और ये हमारी हो जाती है ईस्ट यानी कि पूर्वी, और ये हमारी हो जाती है वेस्ट यानी कि पश्चिमी दिशा। तो अगर हम भारत की इसमें लोकेशन देखते हैं तो ये भारत की लोकेशन आती है उत्तर और ये पूरब में। तो इसलिए भारत को ये कहते हैं कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये लाइन इसमें सिंपल से समझ में आ रही है। फिर आते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये जो है ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर के कई सारे नाम हैं, यानी कि ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के नीचे से गुजरती है। मतलब ये कहने का है कि ये जो भारत है इसके नीचे से आप ये देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या फिर इक्वेटर गुजर रही है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और इक्वेटर और या फिर 0 डिग्री अक्षांश, ये जो चारों नाम है ये एक ही लाइन के हैं। और ये भी हम बताते चले आपको क्योंकि भूमध्य रेखा को हम लोग दीर्घ वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इसलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रेट सर्कल या दीर्घ वृत्त किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये ग्लोब के फॉर्म में आएगा तो ये ऐसे राउंड में हो जाएगा। तो ये जो दीर्घ वृत्त है वो इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। अब आते हैं कर्क रेखा। विश्व के मानचित्र में भूमध्य रेखा से ऊपर तथा मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे आती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 3 रेखाओं की बात यहाँ पर होती है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ये कहा गया है कि कर्क रेखा जो है वो भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है, और जो मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा से नीचे स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम के थ्रू भी देख रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम, भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। ये हमने यहाँ पर साफ साफ देखा। ये टॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि
ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यही कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति होने के कारण जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम आगे आते हैं, भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भारत को अक्सर आपने सुना होगा या ये लिखा भी जाता है कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो क्या होता है इस प्रायद्वीपीय वर्ड का मतलब? तो प्रायद्वीप मतलब होता है वह स्थान जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो हिस्सा है इसका पूरा, ये हम देख रहे हैं जल से घिरा हुआ है, मतलब कि भारत तीन हिस्सों में जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको भी हमें प्रूफ करना है या ये भी हमें बताना है। तो दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि ये दक्षिण भाग है इसका, यहाँ पे हिंद महासागर, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडियन ओशियन। फिर आते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, मतलब पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। और फिर पश्चिम में अरब सागर और ये यहाँ पे अरेबियन सी। तो ये हो गया भारत प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि यह तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अक्षांशीय रेखा, क्योंकि इसके बाद हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती क्या है। तो ग्लोब, पहले ग्लोब की बात कर लेते हैं। ग्लोब जो है वो हमारे एक पृथ्वी का मॉडल है, क्योंकि हम पृथ्वी पर जाकर तो पृथ्वी के बारे में पढ़ नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका हम लोग एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब पर स्थित जो भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के नाम से जानते हैं, जिसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइंस, ये हमारी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो हमारी वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं देशांतरीय रेखाएं, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो ये चीज़ हमें इस इमेज के थ्रू समझ में आ रही है कि जो ये पड़ी रेखाएं होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये हमारी अक्षांश रेखा होती हैं और ये हमारी देशांतर रेखा होती हैं। तो अब जान लेते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी की बात क्यों की जा रही है ये हमने अभी पहले भी देखा था, क्योंकि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और यहाँ पे पूर्वी देशांतर की बात की गई है। तो अब हम आ जाते हैं इन नंबर्स पे। 8 डिग्री 4 मिनट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ये देखिए 37 यहाँ पे लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ का विस्तार, मतलब कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार। फिर आते हैं देशांतरीय विस्तार पे। 68 डिग्री 7 मिनट से, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, मतलब कि इसका पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व विस्तार, और ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण विस्तार। ठीक है, तो ये आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात की जो टर्म में बात कर रहे हैं वो मैप के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत के क्षेत्रफल पे। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको अगर आप एज अ नंबर इसको एज इट इज याद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इधर उधर करेंगे तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर नंबर इधर के उधर होते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए इसको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कैसे भी करके आप याद करिए। फिर आता है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, मतलब कि जो इस विस्तार की हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण विस्तार की, वो है 3214 किलोमीटर 3214, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नंबर लिखा हुआ है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। फिर आते हैं पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व के बीच की लंबाई। फिर आते हैं भारत का 2.4% जो भूभाग वो भूभाग है, मतलब कहने का मतलब है कि भारत में जो 2.4% का जो भाग है वो भूभाग है।
फिर आते हैं भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अगर हम भारत के पूरे आकार की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं ना कि 4 ये बने हुए हैं, ये चीज, इसका मतलब है ये जो भारत का आकार है वो हमारा चतुष्कोणीय है, क्योंकि इसे हम सर्कल तो कह नहीं सकते हैं जब इसकी स्थिति हर जगह अलग अलग है, तो इसका मतलब ये चतुष्कोणीय है। फिर आते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है। स्थल सीमा से मतलब है यहाँ पे ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का, अगर मैं यहाँ पे आपको रफ करके बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसे हम पहले रफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्थल सीमा की लंबाई की बात जो हम कर रहे हैं, ये जो है, ये जो सीमा की बात हो रही है, ये स्थलीय सीमा, इसकी बात हो रही है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर है। फिर आते हैं भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, तो वो है 7,517 किलोमीटर। इसमें हमने मेंशन किया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर, मतलब कि ये समुद्री सीमा की बात हो रही है यहाँ पर, ये तो ये है 7,517 किलोमीटर। वो भी अगर हम ये लक्षद्वीप को और ये अंडमान निकोबार को मिला देते हैं तब, और अगर इनको हटा देते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी वो कुछ और होगी। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हम समुद्री सीमा की लंबाई में से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा देते हैं तो भारत की समुद्री सीमा कितनी होगी। अब आते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश, और 5वां एंड लास्ट है यहाँ पे गुजरात। फिर आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 छोटे राज्यों का क्रम। तो सबसे छोटा है गोवा, फिर आता है सिक्किम, और उसके बाद है त्रिपुरा, फिर नागालैंड, और उसके बाद मिजोरम। तो ये है 5 छोटे राज्यों का क्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भारत के समुद्र से लगे राज्य, मतलब कि ये जो समुद्र का हिस्सा है इससे लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं। तो ये हम देख लेते हैं। 28 राज्यों में से जो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, इसके अलावा अगर 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें से 4 की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट या टेबल इस प्रकार है। 9 तटीय राज्य में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव। अब हम अगर मैप के थ्रू इसको इजीली समझना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं गुजरात है जो ये सीमा से लगा हुआ है समुद्री, फिर आता है ये महाराष्ट्र, उसके बाद ये गोवा, कर्नाटक, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर पुडुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सारे जो है स्टेट ये समुद्र से लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशियन है। मतलब कि ये चारों जो ये 3 जो हमारे समुद्र हैं इनसे ये सब लगे हुए हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर, जिसमें है भारत की 7 बहनें। भारत की 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो मैप का जो ये पूर्वी पोर्शन होता है, इसके जो कुछ राज्य हैं जो आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, उन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो इसकी ट्रिक बहुत इजी है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, AA, MMM और NT। अगर आप इसे 5 बार भी बोलेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, AA, MMM, NT, जिसमें A और AA का मतलब है एक से हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये हो गया हमारा असम। फिर आते हैं MMM में, तो एक M से हो गया मणिपुर, एक से हो गया मिजोरम और एक से हो गया मेघालय। फिर N और T की बात करें तो एक नागालैंड हो गया, एक हमारा त्रिपुरा हो गया। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि इसमें सारी चीजें ये मेंशन है, इसी का जो ये जूम पार्ट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सारे राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब यहाँ पे आप सिक्किम भी देख रहे होंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स का हिस्सा है या नहीं। तो आप अगर इस इमेज को अपने ध्यान में रखते हैं तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत में स्थित कुछ खाड़ियां हैं जिनका जिक्र भी एग्जाम्स में किया जाता है। तो खाड़ियों से मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो खाड़ी मतलब ये होता है कि वह स्थान जो तीन तरफ भूमि से घिरा हो। ठीक है, जब हम प्रायद्वीप पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि वह स्थान जो तीन ओर जल से घिरा हो या समुद्र से घिरा हो या फिर पानी से घिरा हो। लेकिन जब खाड़ी की बात आती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि वह स्थान जो तीन ओर भूमि से घिरा हो। तो अगर हम भारत में कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी जो है, ये जो गुजरात का वी आकार का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो है कच्छ की खाड़ी कहलाती है। फिर अगर हम खंबात की खाड़ी की बात करते हैं तो गुजरात के ये नीचे साइड ये जो हम वी आकार का हिस्सा देख रहे हैं, ये हमारी खंबात की खाड़ी कहलाती है। फिर आते हैं मन्नार की खाड़ी। तो ये जो हम श्रीलंका के पास यहाँ पे देख रहे हैं, ये मन्नार की खाड़ी कहलाती है। और बंगाल की खाड़ी हम सभी जानते हैं, ये देखिए ये तीन और भूमि से घिरी हुई है, तो ये हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी। तो होप आप ये इजीली समझ पा रहे होंगे। इन जो चार खाड़ियों का हमने जिक्र किया, ये आपको यहीं पे साफ साफ विजिबल हो रही होंगी। अब हम आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, या फिर भारत के जो सर्वोच्च बिंदु है, मतलब कि एंडिंग पॉइंट्स कहेंगे अगर हम मैप का, तो हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका जो नाम है वो इंदिरा कॉल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और भारत प्रशासित सियाचिन में स्थित है। इसको मैप से हम यूँ समझ सकते हैं, ये देखिए उत्तरी पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट में इंदिरा कॉल, और ये देखिए उत्तरी अक्षांश इसका लिखा हुआ है जो मैं बता चुकी हूँ 37 डिग्री 6 मिनट पे, ये जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। फिर आते हैं पश्चिमी बिंदु पर। तो पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है गुजरात यहाँ पे, और ये इसका नाम है सर्वोच्च पॉइंट का गुहार मोती, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु का नाम किविथु है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका नाम किविथु, और ये यहाँ पे पूर्वी देशांतर का जो नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट्स। फिर जो ये आते हैं दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं। देखिए एक दक्षिणतम बिंदु है, देखिए एक तरीके से ये हम देख रहे हैं, ये यहाँ समुद्र में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु हम लोग कहते हैं वो इंदिरा पॉइंट कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाले का हमारा नाम था इंदिरा कॉल और सबसे नीचे वाले का नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये हमारा समुद्र में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मुख्य भूमि का बिंदु, मतलब यहाँ भूमि तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्र है, तो इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो मुख्य भूमि का जो पॉइंट है वो तमिलनाडु में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पे, और इसका नाम है केप कोमोरिन, और इसे कहते हैं मुख्य भूमि का बिंदु, क्योंकि ये भूमि पर स्थित एक्सट्रीम पॉइंट है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप ये सब फिर से पढ़िएगा और इसे मैप में एक बार चेक भी कर सकते हैं। आते हैं अब कर्क रेखा पर। हमने सबसे पहली स्लाइड में ये देखा था कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। ये हम लोगों ने देखा था कि कर्क रेखा जो है ये देखिए बीचों बीच से गुजर रही है। उसके बाद ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये नंबर फिक्स है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये देखिए ये हाईलाइट भी है रेखा, ये कहाँ से गुजर रही है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है। फिर आते हैं पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम। पश्चिम से पूर्व मतलब यहाँ इधर पश्चिम है हमारा वेस्ट और ये हमारा है ईस्ट। अगर आप दिशाओं को याद करके देखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से याद होता जाएगा। पश्चिम से पूर्व अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा गुजरात, जैसे कि ये देख रहे हैं आप गुजरात। फिर आता है हमारा राजस्थान, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका ये राजस्थान को भी टच करता है। टच क्या करता है मतलब राजस्थान से भी थोड़ा सा गुजरता है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश से तो ये साफ साफ जा रही है। उसके बाद फिर आते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो ये है हमारा, ये देखिए छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल है और ये त्रिपुरा और मिजोरम के ऊपर से ये जा रही है। तो ये हो गए हमारे 8 राज्य जिनके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछी जाए तो अगर आपने इसको मैं रफ करके अगर आपको दिखाऊं तो आप फिर से ये देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कौन से देश में है, कौन से राज्य में है। तो सबसे ज्यादा इसकी लंबाई आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर है। ये यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। इसके लिए इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश राज्य पे है। और सबसे कम, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि ये रेखा हल्की सी राजस्थान में जा रही है, इसका मतलब है कि जो सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की वो राजस्थान राज्य पर है। कर्क रेखा पर स्थित 2 पूर्वी राज्य मतलब ये जो यहाँ के राज्य हैं, ये पूर्वी राज्य हो गए हमारे, मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। 2 पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, मतलब इन राज्यों की कौन सी, इन जो 8 राज्य हैं इनमें से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, ये हम देख रहे हैं ये झारखंड है और इसकी जो राजधानी रांची है उसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है तो वो झारखंड की राजधानी रांची है, ये आप याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कर्क रेखा के समीप राजधानी, तो कर्क रेखा के समीप जो राजधानी है वो है गुजरात की गांधीनगर और मध्य प्रदेश की भोपाल। मतलब एग्जैक्टली कर्क रेखा इसके ऊपर से नहीं गुजरती है लेकिन इसके समीप से होकर गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा के समीप की राजधानी है गांधीनगर और भोपाल। इन 2 पॉइंट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आते हैं कर्क रेखा पर स्थित नगर। वैसे तो ये ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन अगर ज्यादा डीपली पूछा जा सकता है तो आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं जिसका नाम है गरबा या फिर GURBA, मतलब गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। तो ये तो राजधानी हो गई रांची, तो जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये तो आपको हमेशा याद ही रहेगी। भोपाल वह राजधानी है जिसके समीप से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको अगरतला, उज्जैन और गांधीनगर याद रखना है। गांधीनगर के भी समीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये है कर्क रेखा पर स्थित नगर, ना कि राज्य, क्योंकि जो नगर होते हैं वो राज्यों के अंदर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नगर की बात कर रहे हैं और इससे पहले हम राज्यों की बात कर चुके हैं। अब आते हैं कर्क रेखा, अब ये कर्क रेखा के बारे में नहीं है। अब ये यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। भारत के 5 राज्य, मतलब भारत के कौन से, जैसे आप इस मैप में देख रहे हैं, अगर आपको ये मैप दे दिया जाए और इसमें कहा जाए आपसे फाइंड आउट करने के लिए कि भारत के 5 ऐसे राज्य बताइए जो ना ही समुद्री सीमा लगाते हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो हम कौन से ऐसे राज्य लेंगे जो ये बॉर्डर लाइन पे नहीं है। कहने का मतलब हम राजस्थान को तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि राजस्थान हमारा ये पाकिस्तान से सीमा लगा रहा है। फिर हम उत्तर प्रदेश को भी नहीं ले सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश भी नेपाल से सीमा लगा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है ये हरियाणा, और ये मैप में क्लियरली विजिबल है कि जो ये हरियाणा है, ये देख रहे हैं आप, बीचों बीच में यहाँ पे स्थित है। ये ना ही कोई समुद्री सीमा लगा रहा है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा लगा रहा है। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये बीचों बीच स्थित है, इसलिए ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा या कोई समुद्री सीमा नहीं लगाता है। फिर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी कोई भी समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है, ना ही झारखंड लगाता है और ना ही तेलंगाना लगाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत के 5 राज्य जो समुद्र से भी भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से भी सीमा लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्र से भी सीमा लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं। तो भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल, जो कि अरब सागर से सीमा लगाता है गुजरात, और अंतरराष्ट्रीय सीमा में ये पाकिस्तान से सीमा लगाता है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये बांग्लादेश से सीमा लगाता है। तो गुजरात में हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप गुजरात, ये अरब सागर से सीमा लगा रहा है और पाकिस्तान से भी सीमा लगा रहा है। फिर हमने यहाँ किसकी बात की थी, पश्चिम बंगाल की बात की थी, जो कि बांग्लादेश, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी सीमा लगा रहा था, और ये देखिए बांग्लादेश से भी सीमा लगा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
धन्यवाद।